वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंग्लिश अकेडमी। इंग्लिश ग्रामर में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसके अंतर्गत आने वाले 10 टॉपिक में से आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपको हर एक जगह यहाँ से प्रश्न देखने को लिए मिलते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत में एक एक्सरसाइज दी गई है, उस एक्सरसाइज को आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर क्या होता है कि वाक्य का अर्थ बदले बिना उसका स्वरूप बदल देना। वाक्य का अर्थ बदले बिना उसका स्वरूप बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि वाक्य एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में पहुंच जाए लेकिन वाक्य का अर्थ न बदलने पाए। अगर अंग्रेजी में डेफिनेशन देखें तो टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, वाक्य का रूप बदलना, इज टू चेंज, एक बदलाव है, फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलाव है, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना इसके अर्थ को बदले हुए जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वो बदल जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है, या हिंदी में हम इसे वाक्य रूपांतर कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले पहले टॉपिक को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम आज पहले टॉपिक को पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। ये टू वाक्य में अधिकता प्रकट करता है, अनप्लीजेंट थिंग्स के लिए आता है, अनप्लीजेंट थिंग्स के लिए आता है और निगेटिव अर्थ में होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, निगेटिव अर्थ में होता है। ये टू एडवर्ब की कैटेगरी में आता है और वाक्य में अधिकता प्रकट करता है। चलिए तो पहले एग्जांपल को देखते हैं हम। He is too weak to walk. He is too weak, वह अत्यधिक कमजोर है, to walk, चलने के लिए। ये टू जो है ये अधिकता प्रकट कर रहा है और ये इस एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, तो इस एडजेक्टिव को ये और अधिक ज्यादा बढ़ा देता है इसके अर्थ को। तो ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। इस सेंटेंस में से हमें टू को हटाना है, तो जब हम इस टू को हटाएंगे तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है ये सब्जेक्ट आपका वैसा का वैसा ही रहता है। यहाँ पर जो वर्ब दी गई है इस वर्ब में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, इस वर्ब को वैसा ही लिख देंगे। इस टू को हम सो में बदलते हैं, टू के बाद में ये जो शब्द दिया हुआ है ये एडजेक्टिव का शब्द है, इसे हम वैसा ही लिख देंगे। एडजेक्टिव के बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट पहले आया है उसी सब्जेक्ट को यहां पर लिख देंगे। अगर यहाँ ही आया है तो यहाँ भी ही आ जाएगा, अगर यहाँ शी आया है तो यहाँ भी शी आ जाएगा, यहाँ आया है तो यहाँ भी आया जाएगा। अगर यहाँ किसी लड़के का नाम आया है तो यहाँ पर ही आएगा, अगर यहाँ किसी लड़की का नाम आया है तो यहाँ पर शी आएगा। और अगर बहुवचन में प्लूरल में अगर कुछ भी दिया हुआ है तो सभी के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। तो दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्यों आता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो दूसरी वर्ब दी गई है इसे देखना पड़ेगा। ये जो वर्ब है इससे पहले ये जो टू दिया हुआ है ये आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव में ये जो वर्ब है इस वर्ब के लिए जो हमारा कर्ता है वो यही है, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। चलने वाला काम कौन करेगा या नहीं करेगा वो निर्भर करेगा इसकी पर। तो इस वॉक के लिए ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो यही होता है, इसलिए दैट के बाद में जो सब्जेक्ट यहाँ पर आया है उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर रिपीट कर दिया जाता है। इसके बाद अब यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि पास्ट में होता तो कुड नॉट आता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर अन्य कोई शब्द दिए हुए हैं तो इसी क्रम में हम अन्य शब्दों को लिख देते हैं। कैन नॉट के स्थान पर डू नॉट या डज नॉट या विल नॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है। डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा ये निर्भर करेगा इस सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विल नॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब कैन नॉट का प्रयोग करना है, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है या विल नॉट का प्रयोग करना है, आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो अब इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हैं। तो ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह चल भी नहीं सकता है। अगर इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, और अगर इस सेंटेंस को देखें तो इसमें एक क्लॉज ये दी गई है, एक क्लॉज ये दी गई है और दैट से दोनों क्लॉज को जोड़ा गया है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर दूसरे अर्थों में देखें तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और ये सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस बन रहा है। अब ये निगेटिव क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो टू है ये अधिकता प्रकट करता है और अनप्लीजेंट थिंग्स के लिए आता है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर दिया हुआ इन्फिनिटिव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ रहा है, अगर दिया हुआ इन्फिनिटिव आपका पॉजिटिव है तो फिर बदलकर वो निगेटिव में जाता है, और अगर यहाँ पर ही निगेटिव होता तो ये बदलकर पॉजिटिव में जाता।
चलिए तो एक और एग्जांपल को देखते हैं। शी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसमें से हमें इस टू को हटाना है, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये सब्जेक्ट आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। जो भी वर्ब दी गई है उस वर्ब को हम वैसा ही लिख लेंगे। इस टू को हम सो में बदल देंगे। टू के बाद में ये जो शब्द दिया गया है ये एडजेक्टिव का शब्द है, इसे हम वैसा ही लिख देंगे इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद पहले आए हुए कर्ता के अनुसार नया कर्ता लिख लेंगे। अब यदि वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन का प्रयोग करेंगे, पास्ट में है तो कुड का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे वॉज दिया हुआ है, दिया हुआ वाक्य आपका पास्ट में है तो कुड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर अगर इस वाले सेंटेंस में देखें तो ये वाले सेंटेंस में आपका ये जो इन्फिनेटिव था, इससे पहले नॉट नहीं आ रहा था, ये आपका पॉजिटिव इन्फिनेटिव था, तो ये बदलकर निगेटिव हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ पर इस इन्फिनेटिव से पहले नॉट आ रहा है, ये इन्फिनेटिव आपका निगेटिव इन्फिनेटिव है, तो अगर निगेटिव इन्फिनेटिव है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव इन्फिनेटिव है तो कैन नॉट या कुड नॉट आएगा, और निगेटिव इन्फिनेटिव है तो केवल कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो भी शब्द लिखे हुए हैं उन्हें हम उसी क्रम में लिख देंगे। तो ये आपका सेंटेंस बदल गया और इन दोनों का अर्थ भी नहीं बदलने पाया है। इसमें टू का प्रयोग दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये टू नहीं दिया हुआ है, टू को हमने रिमूव कर दिया है। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। तो इसमें से हमें इस टू को हटाना है, तो जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसे हमने वैसा ही लिख लिया, जो वर्ब दी गई है उसे हमने वैसा ही लिख लिया। इस टू को हम सो में बदल दिया। टू के बाद में ये जो शब्द एडजेक्टिव का दिया हुआ है इसे हम वैसा ही लिख लेते हैं। इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पहले आए हुए कर्ता के अनुसार नया कर्ता लिखेंगे। पहले हाउस है, हाउस निर्जीव है तो इसके लिए यहाँ पर इट आ जाएगा। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग दिया हुआ है तो वाक्य प्रेजेंट में है तो यहाँ पर कैन नॉट आ गया। इसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी दी हुई है और यहाँ पर भी उसी क्रम में हम इसे लिख देंगे। या दूसरे शब्दों में कहें कि यदि दिया हुआ वाक्य पैसिव वॉइस में है तो बदला हुआ वाक्य भी आपका पैसिव वॉइस में बनेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। द टी इज टू हॉट फॉर हर टू ड्रिंक। इसमें से इस टू को हमें हटाना है, तो जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसे हम वैसा ही लिख लेंगे। जो वर्ब है वो भी आपकी सेम आ गई। इस टू को सो में बदलते हैं। सो के बाद जो एडजेक्टिव दिया गया है उस एडजेक्टिव को लिखेंगे। एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पहले आए हुए कर्ता के अनुसार नया कर्ता लिखते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो इसमें कुछ नया ये है कि इसमें ये फॉर हर करके कुछ भी जुड़ा हुआ है। ये फॉर कब हर कब आएगा, तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या कोई निर्जीव है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या कोई निर्जीव है तो वाक्य में आए फॉर हर को शी में बदलकर दैट के बाद लिख लेंगे। अगर यहाँ पर फॉर हिम होता, अगर यहाँ पर फॉर हिम होता तो हम यहाँ पर फॉर हिम का ही हो जाता, फॉर मी होता तो आई हो जाता, फॉर अस होता तो वी हो जाता। तो ये फॉर हर, फॉर हिम, फॉर मी ये कब आएगा, जब वाक्य का सब्जेक्ट इट या कोई निर्जीव होगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या कोई निर्जीव है तो वाक्य में आए फॉर हर को शी में, फॉर हिम को ही में, फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में बदलकर दैट के बाद सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो दैट के बाद शी का प्रयोग किया हमने क्योंकि यहाँ पर फॉर आ रहा है। अब यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अन्य शब्दों को लिख देते हैं। तो द टी इज सो हॉट दैट शी कैन नॉट ड्रिंक इट। एक और एग्जांपल को देखते हैं। क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। इसमें से इस टू को हमें हटाना है, तो जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है वो हमने सेम लिख दिया। द क्वेश्चन यहाँ पर इज है तो यहाँ पर भी इज आ गया। इस टू को हमने सो में बदल दिया। सो के बाद ये जो शब्द दिया हुआ है डिफिकल्ट, इसे हमने वैसा ही लिख लिया। इसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पहले आए हुए कर्ता के अनुसार नया कर्ता लिखते हैं। लेकिन ये जो आपकी वर्ब दी गई हुई है, क्या इस वर्ब के लिए आपका डूअर ये क्वेश्चन है क्या? सॉल्व करने वाला काम क्या क्वेश्चन कर सकता है? क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अगर हम इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो तीनों सेंटेंसेस में एक समानता है कि यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट इट या कोई निर्जीव है, यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट इट या कोई निर्जीव है, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट आपका इट या कोई निर्जीव है। तो ये आपके तीन तरीके के सेंटेंसेस हैं। तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या कोई निर्जीव हो तो ये जो इन्फिनिटिव वाला हिस्सा है ये आपका पैसिव में होना चाहिए। अगर ये हिस्सा पैसिव में है तो हम दैट के बाद वाला सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अनुसार ही लिख देंगे इट को, अगर ये वाला हिस्सा पैसिव में है।
यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या कोई निर्जीव है तो वाक्य में फॉर मी, फॉर हर, फॉर हिम करके कुछ जुड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जब हम दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो दैट के बाद वाला सब्जेक्ट आपका यहाँ से ही आ जाएगा। फॉर हर है तो शी, फॉर हिम है तो ही, फॉर मी है तो आई। लेकिन यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट या कोई निर्जीव है और ये वाला हिस्सा पैसिव में भी नहीं है और वाक्य में फॉर मी, फॉर हर, फॉर हिम करके भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो अर्थ के अनुसार मानते हैं या फिर कॉमन अर्थ में समवन हुआ या वन हुआ, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, प्रश्न इतना कठिन है कि हल नहीं हो सकता है। तो हल नहीं हो सकता तो इसे आप चाहो तो पैसिव में भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ पर इट लिखते हैं तो कैन नॉट, पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन नॉट बी सॉल्व। या फिर हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं फॉर मी, फॉर हिम, फॉर आई, तो आई कैन नॉट सॉल्व, आई कैन नॉट सॉल्व इट, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता हूं। या आई की जगह पे ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर ये प्रश्न कठिन है तो ये एक के लिए थोड़ी गई है, तो सभी के लिए कठिन है। तो जनरल अर्थ में भी हम सब्जेक्ट को यहाँ पर मान सकते हैं। जनरल अर्थों में जो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वन या संबंध का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट, कि कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता है। एक और एग्जांपल को देखते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो ये बाकी सेंटेंसेस से थोड़ा सा अलग हमें दिख रहा है, क्योंकि इस वाक्य में यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये इंफिनिटिव दिया होता था, ये इस वाक्य में नहीं दिया हुआ है। अगर वाक्य में इंफिनिटिव नहीं दिया हो तो इस टू को हम सो में नहीं बदलेंगे। अगर वाक्य में इंफिनिटिव नहीं दिया हुआ है तो इस टू को हम एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदलते हैं। एक्सट्रीमली को एडजेक्टिव से पहले लिखा जाता है, जबकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को एडजेक्टिव के बाद लिखते हैं। अब अगर हमें इसमें से टू को हटाना है तो द क्लास is extremely, the class is extremely noisy। extremely का भी अर्थ अत्यधिक होता है। the class is extremely noisy। अगर हम चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आपका वैसा ही रहेगा, जो वर्ब है वो वैसे ही आ गई। अब इसमें इंफिनिटिव तो दिया नहीं है तो इस टू को हम सो में नहीं बदलेंगे, इसे एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल सकते हैं। एक्सट्रीमली को एडजेक्टिव से पहले लिखा जाता है, जबकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को एडजेक्टिव के बाद लिखा जाएगा। तो एडजेक्टिव के बाद लिखा जाएगा तो नोइजी पहले आ जाएगा, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का अर्थ होता है कि लिमिट से भी ज्यादा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो यदि वाक्य में इंफिनिटिव नहीं दिया हुआ है तो इस टू को हम एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदलते हैं। एक और एग्जांपल को देखते हैं। He was too eager for trees। इसमें से इस टू को हमें हटाना है, तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो वैसा ही रहेगा, जो वर्ब है वो हमने वैसे ही लिख ली। इस टू को हम सो में बदलते हैं। लेकिन इस वाक्य में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये इंफिनिटिव दिया होता है वो इंफिनिटिव नहीं दिया हुआ है। यदि वाक्य में इंफिनिटिव नहीं दिया हुआ है तो इस टू को हम एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देते हैं। एक्सट्रीमली को एडजेक्टिव से पहले तथा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है। तो ही वाज एक्सट्रीमली एगर फॉर ट्रीज। एक और एग्जांपल को देखते हैं। ही इज टू ओल्ड फॉर द वर्क। तो ही जो सब्जेक्ट है आपका वो वैसे ही आ गया, जो वर्ब है वो आपकी वैसे ही आ गई। तो ही इज टू ओल्ड फॉर वर्क। अब इसमें इंफिनिटिव तो नहीं दिया हुआ है, इसे हम चाहे तो अर्थ के हिसाब से दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। ये वर्क जो कार्य जो है, वर्क वाला ये जो कार्य जो है ये ही से ही संबंधित है, और ये कार्य करने के लिए जो ही जो है वो अत्यधिक बूढ़ा है, अत्यधिक ओल्ड है। तो इस टू को हमने सो में बदल दिया। टू के बाद ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ है इसे हम वैसा ही लिख देंगे। अब फॉर द वर्क करके यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अगर फॉर द वर्क करके यहाँ पे लिखते तो हमें यहाँ पे एक्सट्रीमली लिखना पड़ता, लेकिन इसे हम अर्थ के अनुसार बना रहे हैं। तो ही इज सो ओल्ड, अब इसके बाद हमें दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब पहले आए हुए कर्ता के अनुसार नया कर्ता लिखेंगे। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही, अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट डू द वर्क। भाई कार्य करने वाले, ये जो कार्य है उसे करने में ही असमर्थ है, ही अत्यधिक बूढ़ा है उस कार्य को करने के लिए। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट डू द वर्क। तो ये वाक्य जिनमें इंफिनिटिव नहीं दिया हो तो वहां पर टू को हम एक्सट्रीमली बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर वाक्य को हम अर्थ के अनुसार भी बदल सकते हैं। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में हमने 8 तरीके के सेंटेंसेस में से एडवर्ब टू को हटाना सीखा।
आपने सभी एग्जांपल्स को ध्यान से देखा होगा। अब ये जो एक्सरसाइज दी गई है इस वीडियो के लास्ट में, उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करके देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने वीडियो से कितना सीखा। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, या फिर कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। चलिए, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।